नमस्कार दोस्तों, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एग्जाम के डेली करंट अफेयर की क्लास में। दोस्तों, आज हम अपनी करंट अफेयर की क्लास में 27 अप्रैल 27 अप्रैल के करंट अफेयर्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए जल्दी से आप सभी लोग सेशन से जुड़ जाइए, सेशन को आप सभी लोग शेयर कर दें। और जैसा कि मैं उम्मीद कर रही हूँ आप सभी लोग अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे और साथ ही साथ टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन किए होंगे, टेस्ट दे रहे होंगे। और डेली करंट अफेयर की जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे अवेलेबल होती है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, डाउनलोड करिए और अपनी शॉर्ट नोट्स बनाइए। चलिए आते हैं अपने सेशन पे, स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। उसके पहले कहना चाहूंगी कि जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इससे आपको चैनल से रिलेटेड हर क्लास की वीडियो का प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलेगा और आपकी कोई भी क्लास मिस नहीं होगी। स्टार्ट करते हैं दोस्तों अपनी क्लास को और सबसे पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत सरकार ने किस देश में फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन कावेरी लॉन्च किया है? तो ऑपरेशन कावेरी लॉन्च किया गया भारत सरकार के द्वारा। तो जैसा कि मैंने कल ही बात किया था कि सूडान में जो है हिंसा हो रखी है और वहां पे कुछ भारतीय नागरिक फंस गए हैं और कुछ अन्य देशों के भी, और उन सभी भारतीय नागरिकों और अन्य देशों के नागरिकों को, मित्र देशों के नागरिकों को सुरक्षित वापस लाने के लिए भारत सरकार ने, ध्यान रखिएगा, 24 अप्रैल को, ठीक है, करीब जो है 4000 जो भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए, कहां से दोस्तों? सूडान, जो कि एक अशांति प्रभावित क्षेत्र है इस समय, वहां पे ऑपरेशन कावेरी शुरू किया है। ठीक है, भारत सरकार ने यह देखा जाए, ये जो ऑपरेशन है वो भारत सरकार द्वारा जो भारतीय नागरिक है और जो मित्र राष्ट्र है, उन मित्र राष्ट्र के जो नागरिक हैं उनको सूडान में, जैसा कि इस समय हिंसा हो रही है, वहां पे दो गुट आपस में लड़ रहे हैं, तो इस युद्ध क्षेत्र से बचाने के लिए ये भारत सरकार के द्वारा जो है नवीनतम निकासी अभियान है। क्या नाम है दोस्तों? ऑपरेशन कावेरी। यहाँ पे दोस्तों बात करें, ये जो जैसा कि सूडान में हमने देखा कि यहाँ पे विभिन्न स्थानों पर देश के जो सैनिक हैं और जो अर्धसैनिक जो बल है उनके बीच में लड़ाई हो रही है, ठीक है, और इसके वजह से काफी ज्यादा हिंसा हो रही है। कहाँ पे दोस्तों? जो राजधानी खार्तूम है सूडान की, वहां पे एक तरीके से भयावह स्थिति बनी हुई है। यहाँ पे बात करें, पहले से ही बात करें ऑपरेशन कावेरी के तहत जो भारत सरकार की जो वायुसेना है, यहाँ पे जो भारत की वायुसेना है उसकी गश्ती पोत है जिसका नाम है INS सुमेधा, वो पहले से ही पोर्ट सूडान पर इंतजार कर रही है भारतीय नागरिकों का। दोस्तों, जैसा कि हमने बताया, जो सूडान है वो अफ्रीका में स्थित एक देश है जो कि ईस्ट अफ्रीका में स्थित है। आप इसकी लोकेशन देख सकते हैं, जिसके उत्तर में देखिए इजिप्ट है, इरिट्रिया, इथोपिया, सूडान, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, यहाँ पे चाड और लीबिया से अपनी सीमा को साझा करता है। और बात करें दोस्तों इसकी सामुद्रिक सीमा, जो कि किससे है? रेड सागर, ठीक है, रेड सी से, लाल सागर से है। दोस्तों सूडान जिसकी राजधानी देखिए क्या है? खार्तूम है। और यहाँ की हम बात करें मुद्रा, जो कि सूडानी पाउंड है। राष्ट्रपति अब्दुल फतह अल बुरहान जो है वो यहाँ के प्रेसिडेंट है। आइए कुछ अन्य ऑपरेशन के भी बारे में बात कर लेते हैं जो भी हाल फिलहाल में भारत सरकार के द्वारा चलाया गया था। जैसा कि आपको पता है, भारत यहाँ पे रूस और यूक्रेन के बीच में लगभग 1 साल से ऊपर हो गया युद्ध चल रहा है। तो जब इस युद्ध की शुरुआत हुई थी तो उस दौरान जो भारतीय छात्र जो बड़ी संख्या पे वहां पे मेडिकल की डिग्री लेने के लिए जाते हैं वो यूक्रेन में फंस गए थे। तो इस दौरान भारत सरकार ने भारतीय छात्रों को निकालने के लिए यूक्रेन से, ठीक है, एक ऑपरेशन चलाया था जिसका नाम है ऑपरेशन गंगा अभियान। वही बात करें, जैसा कि अफगानिस्तान में जब तालिबानियों ने लोकतांत्रिक सरकार को समाप्त कर अपना एक तरीके से अधिकार किया, ठीक है, तो वहां पे जो भारतीय नागरिक जो फंस गए थे, वहां पे जो भारत द्वारा एक चलाया गया बचाव अभियान था, उसका नाम क्या था दोस्तों? ऑपरेशन देवी शक्ति। तो ऑपरेशन देवी शक्ति, जो अफगानिस्तान में फंसे हुए लोग थे, ठीक है, उनको सुरक्षित लाने के लिए ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया गया था। अगला प्रश्न है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मूलापेटा बंदरगाह परियोजना की नींव रखी है? तो मूलापेटा बंदरगाह परियोजना की नींव जो है किस राज्य के मुख्यमंत्री ने रखा है दोस्तों? ये रखा है आंध्र प्रदेश के, ठीक है। तो दोस्तों ये आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जिनका नाम है जगमोहन रेड्डी, ठीक है। जगमोहन रेड्डी ने, देखा जाए तो श्री काकुलम जिले में, ठीक है, लगभग 4362 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से मूलापेटा ग्रीनफील्ड पोर्ट का आधारशिला रखा है। इस पोर्ट की बात करें दोस्तों तो ये जो पोर्ट है विभिन्न राज्यों जैसे कि छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, इन विभिन्न राज्यों से निर्यात आयात का क्या करेगा? पूरी तरीके से संभालने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। ये जो पोर्ट है, ये जो बंदरगाह है मूलापेटा पोर्ट, ये लगभग
जो है 1250 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है और ये देखा जाए लगभग 23.5 मिलियन टन की वार्षिक हैंडलिंग क्षमता के साथ बनाया जा रहा है। ठीक है, इसके साथ ही वहां के आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने एक लिफ्ट जो है सिंचाई परियोजना रखी जिसका नाम है वसंधार लिफ्ट सिंचाई परियोजना, उसकी भी आधारशिला रखी। और ये देखा जाए तो ये गोटा बैराज से हीरा मंडलम जलाशय तक पानी को ले जाएगा। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, वसम ठीक है धार लिफ्ट सिंचाई परियोजना आंध्र प्रदेश से संबंधित है। आइए कुछ महत्वपूर्ण बंदरगाहों की लिस्ट देख लेते हैं जो भारत में है, एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे कि पारादीप पोर्ट, ये आपका उड़ीसा से है। विशाखापट्टनम की बात करें दोस्तों तो ये आपका देखा जाए आंध्र प्रदेश। कामराज पोर्ट दोस्तों ये देखा जाए किससे है, तमिलनाडु। तमिलनाडु में देखा जाए तूतीकुरिन भी है। न्यू मंगलोर पोर्ट दोस्तों कर्नाटक। मारमा गोवा की बात करें तो गोवा है। वही बात करें जवाहरलाल पोर्ट की दोस्तों तो ये महाराष्ट्र है। कांडला पोर्ट ठीक है ये देखा जाए दोस्तों गुजरात है। कमेंट बॉक्स में आंसर करिए कि कांडला पोर्ट को अब वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है। और इसी के साथ साथ आप मुझे ये बताएं कि भारत में जो है प्राकृतिक बंदरगाह कौन कौन से, इसका मुझे उदाहरण दीजिए। अगला प्रश्न है दोस्तों की निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों ऑप्शंस आप देख रहे हैं और इसका करेक्ट आंसर है अरुण सिन्हा। ठीक है, करेक्ट आंसर सी। तो ध्यान रखिएगा केंद्र सरकार ने जो है अरुण सिन्हा को राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन का क्या किया, अध्यक्ष नियुक्त किया है। इनकी बात किया जाए अरुण सिन्हा की दोस्तों तो ध्यान रखिएगा ये है 1984 बैच के, ये केरल कैडेट के ठीक है कैडर के ये आईपीएस अधिकारी थे। और इनका देखा जाए ये अध्यक्ष बनने से पहले यानी कि राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष बनने से पहले ये इसी संगठन के कार्यवाहक अध्यक्ष थे। बात करें दोस्तों राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन की तो ये भारत में स्थित एक तकनीकी खुफिया एजेंसी है। ध्यान रखिएगा इसकी जो स्थापना हुई थी दोस्तों 2004 में हुई थी और ये वर्तमान में जो है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के तहत जो है कार्यरत है। इससे पहले जो है जब ये 2004 में बनी थी तो इसको किस नाम से जाना जाता था, तो राष्ट्रीय तकनीकी सुविधा संगठन के रूप में जाना जाता था। आइए कुछ और भी नियुक्तियां देख लेते हैं जो हमारे एग्जाम के लिए जरूरी है। जैसे कि देश के केंद्रीय बैंक यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एचडीएफसी बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में भावेश झावरी की नियुक्ति को मंजूरी दी है। तो भावेश झावरी जो है एचडीएफसी बैंक के कार्यकारी निदेशक बनेंगे। वहीं देखा जाए टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने रणधीर ठाकुर को सीईओ एमडी के रूप में नियुक्त किया है। तो ये देखा जाए मैनेजिंग डायरेक्टर बनाए गए टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के रणधीर ठाकुर, जिनकी तस्वीर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। वही देखा जाए वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हैं जिनका नाम है राजेश कुमार। ठीक है, तो राजेश कुमार सिंह जो है इनको देखा जाए डीपीआईआईटी यानी कि उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है। आइए बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है हाल ही में कब मलेरिया दिवस मनाया गया। तो विश्व मलेरिया दिवस दोस्तों कब मनाया गया, ऑप्शंस आप देख रहे हैं और दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 25 अप्रैल। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा मलेरिया को नियंत्रित करने के लिए ठीक है वैश्विक प्रयासों को मान्यता देने के लिए हर साल 25 अप्रैल को क्या मनाया जाता है दोस्तों, विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। इस दिवस की थीम की बात करें दोस्तों तो इस वर्ष इसकी थीम थी शून्य मलेरिया देने का समय, निवेश नवाचार कार्यान्वयन। ठीक है दोस्तों मलेरिया जो है एक तरीके से देखा जाए तो ये एक मादा जो है मच्छर होता है एनाफिलीज, तो इसका वाहक होती है मादा एनाफिलीज, उन्हीं के काटने से होता है। और ये एक परजीवी जो है परजीवी से होने वाली एक बीमारी है जिसका वाहक कौन है दोस्तों, मादा एनाफिलीज। वही बात की जाए दोस्तों कि यहाँ पे अभी कुछ और भी इंपॉर्टेंट है, कुछ डेज भी हम देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे दोस्तों संयुक्त राष्ट्र में प्रतिनिधियों द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका को सम्मानित करने और पहचानने के लिए हर साल 25 अप्रैल को क्या मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस के रूप में मनाते हैं। वही देखा जाए 24 अप्रैल को दोस्तों हम लोगों ने क्या मनाया, पंचायती राज्य दिवस मनाया। वही देखा जाए 1891 में आंग्ल मणिपुरी युद्ध में लड़ने वाले सैनिकों की याद में प्रत्येक वर्ष 23 अप्रैल को खोंगजोंग दिवस मनाया जाता है। तो खोंगजोंग दिवस दोस्तों 23 अप्रैल को मनाया जाता है और 23 अप्रैल को ही देखा जाए हर साल विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस मनाया जाता है। और इस साल विश्व पुस्तक कॉपीराइट दिवस की थीम की बात करें तो इंडिजेनस लैंग्वेजेस यानी कि स्वदेशी भाषाएं जो है इसका थीम है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि
निम्नलिखित में से कहां एशिया पैसिफिक मलेरिया लीडर्स कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन हुआ है? तो एशिया पैसिफिक मलेरिया लीडर्स कॉन्क्लेव 2023 का जो आयोजन किया गया है दोस्तों, वो नई दिल्ली में हुआ है। ठीक है, करेक्ट आंसर इज ए। तो ध्यान रखिएगा, ये जो है हमने देखा कि जो है यहाँ पे ये जो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय है, इन्होंने ही देखा है 24 अप्रैल को नई दिल्ली में एशिया पैसिफिक, ठीक है, लीडर्स मलेरिया अलायंस की साझेदारी में मलेरिया के उन्मूलन पर, ध्यान रखिएगा, एशिया पैसिफिक लीडर कॉन्क्लेव का आयोजन किया। कब किया? 24 अप्रैल को हुआ है, नई दिल्ली में हुआ है। किसने किया है दोस्तों? किस मंत्रालय ने? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने किया है। किसकी साझेदारी में? तो एशिया पैसिफिक लीडर्स मलेरिया अलायंस के साझेदारी में। उद्देश्य क्या है दोस्तों? जैसा कि कॉन्क्लेव एक लक्ष्य रखा गया है 2030 तक मलेरिया का उन्मूलन। तो मलेरिया के उन्मूलन के लिए जो 2030 तक की जो कार्यवाही की जा रही है, उसको प्रेरित करने के लिए राजनयिक प्रतिबद्धता की पुष्टि के लिए इस कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। इस कॉन्क्लेव की दोस्तों अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है? तो नीति आयोग के जो सीईओ है, मतलब सदस्य हैं, ध्यान रखेंगे, माफ करिएगा, जो स्वास्थ्य सदस्य हैं डॉक्टर वीके पॉल के द्वारा किया गया। दोस्तों यहाँ पे जो है एशिया प्रशांत जो है शासनाध्यक्षों ने नवंबर 2014 की बात है, 2030 तक क्षेत्र को मलेरिया मुक्त, जो कि एशिया पैसिफिक क्षेत्र को मलेरिया मुक्त करने का लक्ष्य रखा था 2030 तक। ठीक है, तो इस क्षेत्र के जितने भी जो प्रमुख है, जो लीडर्स हैं, 2014 में उन्होंने लक्ष्य रखा था। ठीक है, तो इसका ध्यान रखिएगा। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्न में से किस देश ने 1 बिलियन मील एंडोमेंट अभियान लॉन्च किया है? ठीक है, तो इंडोवेंट अभियान, 1 बिलियन मील्स इंडोवेंट अभियान किस देश ने लॉन्च किया दोस्तों? ये क्या है? यूएई, संयुक्त अरब अमीरात ने किया है। तो यहाँ पे दोस्तों जो संयुक्त अरब अमीरात के जो राष्ट्रपति हैं, जो उपराष्ट्रपति, ठीक है, प्रधानमंत्री और दुबई के वो शेख है, नाम है उनका शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम, उनके द्वारा जो एक अभियान शुरू किया गया जिसका नाम है 1 बिलियन मील एंडोमेंट, एक तरीके से डोनेट करना, ठीक है, 1 बिलियन मील को। और इस अभियान का उद्देश्य क्या है? रमजान सस्टेनेबल फूड एड एंडोमेंट फंड की स्थापना करना। और जितने भी जो क्षेत्र है, जो देश है जहां पे खाद्य असुरक्षा जैसी स्थिति है, या फिर जो देश खाद्य असुरक्षा से जूझ रहे हैं, उनमें सीमांत आबादी के लिए खाद्य सुरक्षा जाल प्रदान करना, यही इस 1 मिलियन मील एंडोमेंट का अभियान का उद्देश्य है। आइए बात कर लेते हैं यहीं पे, इसी के साथ देखिए क्यूबा के नए राष्ट्रपति, यानी कि जो राष्ट्रपति थे उनको फिर से उनकी नियुक्ति की गई है, मुगेल डियाज, ठीक है, कैनेल, इनको देखा जाए ये फिर से क्यूबा के नए राष्ट्रपति बनाए गए और ये पहले गैर कास्ट्रो नेता है। ठीक है, अगले 5 वर्षों के लिए इनको फिर से ठीक है, मिगुएल को क्यूबा का राष्ट्रपति बनाया गया है। और इसी के साथ साथ, ठीक है, साल्वाडोर, ठीक है, वाल्डेस मेसा को क्यूबा का नया उपराष्ट्रपति फिर से चुना गया। ठीक है, क्यूबा की दोस्तों बात करें, आप ये देखिए क्यूबा है, कैरेबियन सी में स्थित ये छोटा सा द्वीपीय देश है, जिसको देखिए सीमा आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरी तरीके गल्फ ऑफ मैक्सिको, ठीक है, कैरेबियन सी से ये लगा हुआ है, अटलांटिक इसके ईस्ट में। क्यूबा कैपिटल देखिए हवाना है, ठीक है, और यहाँ की जो मुद्रा है वो क्यूबन पेसो है। प्रधानमंत्री मैनुअल मोरेस क्रूजो है और राष्ट्रपति देखिए फिर से इन्हीं को बनाया गया है, मुगेल डियाज कैनल ट्रेडिंग। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों की, विश्व बैंक के लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर है? ऑप्शंस आप देख रहे हैं और इसका करेक्ट आंसर इस 38वें स्थान पे है। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स है वो जारी किया जाता है दोस्तों विश्व बैंक के द्वारा, और इस साल यानी कि 2022 की जो रैंकिंग जारी की गई इसमें भारत जो है 38वें स्थान पे पहुंच गया है। ठीक है, 2014 की बात किया जाए दोस्तों तो ये 54वें स्थान पे था और अब ये 38वें स्थान पे आ गया, काफी अच्छी बात है। इसी के साथ साथ भारत सरकार ने 2021 के अक्टूबर महीने में लॉजिस्टिक लागत को कम करने, 2024-25 तक अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए, मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के लिए राष्ट्रीय मास्टर प्लान पीएम गति शक्ति योजना शुरू की थी। तो पीएम गति शक्ति योजना 2021 में शुरू किया गया था और ठीक इसके 1 साल के बाद देखा जाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2022 में यानी कि ठीक है एक नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी भी शुरू किया था। किस लिए दोस्तों? ये लास्ट माइल डिलीवरी के लिए, परिवहन संबंधी चुनौतियों को समाप्त करने के लिए, विनिर्माण क्षेत्र में समय
और धन को बचाने के लिए 2022 में नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी भी शुरू की गई थी। यहाँ पे दोस्तों ये जो इंडेक्स जारी किया गया है लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में, सिर्फ 5 देश में देखिए सबसे टॉप पे कौन है दोस्तों, सिंगापुर है, फिर फिनलैंड है, फिर डेनमार्क है, फिर जर्मनी है, फिर नीदरलैंड है। तो ध्यान रखिएगा भारत 38वें स्थान पे आ गया है 2014 के 54वें रैंक से उछल गए। तो ये काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है, इंडेक्स आपसे पूछा जाता है। कमेंट बॉक्स में आंसर करिए कि विश्व बैंक के द्वारा और कौन कौन सी रिपोर्ट जारी की जाती है। ठीक है, आइए यहाँ पे एक रिपोर्ट और बात करते हैं। देखिए लंदन के एक परामर्श आधारित यहाँ पे कंसल्टेंसी एजेंसी है जिसका नाम है हेनली एंड पार्टनर्स। इसने विश्व के सबसे अमीर शहरों की सूची जारी किया है और इसने बताया है कि यूएसए का जो न्यूयॉर्क सिटी है ये 2023 में दुनिया का सबसे अमीर शहर है। ठीक है, और दूसरे नंबर पे जापान का जो राजधानी टोक्यो है वो है। वहीं भारत का शहर 21वें स्थान पे मुंबई रहा है। तो मुंबई जो है विश्व में 21वें स्थान पे आता है सबसे महंगे शहरों में। आप यहाँ पे देख सकते हैं दिल्ली को देखिए 36वां स्थान मिला है। तो ये पूरी सूची है जो आपके लिए जारी है, तो ये भी इंडेक्स है। ठीक है, ध्यान रखिएगा हेनली एंड पार्टनर्स के द्वारा जो जारी किया गया था विश्व के सबसे अमीर शहरों की सूची। अगला प्रश्न है दोस्तों की, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने 4 नए जैव विविधता विरासत स्थलों को अधिसूचित किया है? तो किसने किया दोस्तों? पश्चिम बंगाल ने किया है। तो पश्चिम बंगाल की सरकार ने दोस्तों 4 और नए जैव विविधता विरासत स्थल बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट्स को अधिसूचित किया है। और इसी के साथ साथ पश्चिम बंगाल में टोटल कितने जैव विविधता विरासत स्थल हो गए दोस्तों? 8। सर्वाधिक स्थल वाला हो गया जैव विविधता विरासत स्थल वाला ये राज्य हो गया। इसकी बात करें जैव विविधता विरासत स्थल की दोस्तों, तो ये समृद्ध जैव विविधता के साथ अद्वितीय और पारिस्थितिकी रूप से नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र वाले परिभाषित क्षेत्र है। ठीक है, इनको जो रेखांकित किया गया है जैव विविधता विरासत स्थल के महत्व को और उद्देश्य को किसमें किया गया, किस अधिनियम में? जैव विविधता अधिनियम 2002 की धारा 37 में इनको रेखांकित किया गया है। पश्चिम बंगाल में इसी के साथ दोस्तों अब सबसे अधिक जैव विविधता विरासत पार्क हो गए। 4 जो नए जैव विविधता विरासत स्थल अधिसूचित किया गया पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा, देखिए वो कौन है। ठीक है, बालीडांगा जो कि नाडिया जिले में है, नमथिंग पोखरी दार्जिलिंग में है। ठीक है, अमखोई वुड फॉसिल पार्क वीरभूम में है, स्टेट हॉर्टिकल्चर रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्टेशन, ये 4 जो है नए जैव विविधता विरासत स्थल वहां के राज्य सरकार के द्वारा अधिसूचित किए गए। और इसी के साथ साथ पश्चिम बंगाल जो है सबसे अधिक जैव विविधता विरासत स्थल वाला पार्क है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में इसरो ने अपने PSLV C55 मिशन से किस देश के 2 उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजा है? दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है बी, सिंगापुर। तो यहाँ पे देखिए जो भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है यानी कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो, उसने सिंगापुर के 2 नए उपग्रहों को सफलतापूर्वक जो है प्रक्षेपित किया है अंतरिक्ष में। ये जो प्रक्षेपण हुआ है, ठीक है, ये आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा की सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से ध्रुवीय यान जो ये आपका ध्रुवीय रॉकेट है PSLV C55 से किया गया है, उसके जरिए किया गया है। और सिंगापुर के 2 उपग्रह थे, नाम क्या था? ठीक है, यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे टेलियोस 2 और यहाँ पे देखा जाए दूसरा क्या है, न्यूमेलाइट 4। और इन दोनों ही उपग्रहों को लगभग 586 किलोमीटर की वलयाकार कक्षा में भेजा गया है। इस प्रक्षेपण जो किया गया है वो इसरो की जो वाणिज्यिक जो कमर्शियल शाखा है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के जरिए किया गया है। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करिए कि न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का जो हेडक्वार्टर कहाँ है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। और आज का लास्ट MCQ है कि किस राज्य सरकार ने कामाख्या कॉरिडोर बनाने का घोषणा किया है? तो कामाख्या कॉरिडोर किस राज्य सरकार के द्वारा बनाने की घोषणा की गई दोस्तों? कामाख्या मंदिर जहां पे असम में। तो यहाँ पे जैसे कि जो है काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाया गया, उसी तरीके से मध्य प्रदेश के उज्जैन में जो महाकाल कॉरिडोर बनाया जा रहा है, उसी के तर्ज पे असम सरकार ने कामाख्या कॉरिडोर बनाने की घोषणा की है। दोस्तों कामाख्या कॉरिडोर की बात किया जाए तो एक प्रस्तावित बुनियादी परियोजना है। उद्देश्य क्या है दोस्तों इस परियोजना का? तो गुवाहाटी जो कि असम में है, ये भारत में कामाख्या मंदिर तीर्थ स्थल का नवीकरण करना, उसका विकास करना। दोस्तों कामाख्या देवी को हम इच्छा की देवी के रूप में जानते हैं, ठीक है। तो इच्छा की देवी के रूप में समर्पित ये माँ कामाख्या जो मंदिर है, इसे जैसे कामेश्वरी के नाम से भी जाना जाता है। और ये गुवाहाटी में नीलांचल पर्वत है, नीलांचल पर्वत में जो है ये मंदिर स्थित है।
यहाँ जैसा कि आपको पता है 51 शक्तिपीठ है धरती पर और मौजूदा 51 शक्तिपीठों में मां कामाख्या देवालयों को सबसे पुराना और सबसे पवित्र स्थल माना जाता है। और ये देखा जाए किस पद पे है तो दोस्तों तांत्रिक शक्तिवाद पंथ का केंद्र है ये कामाख्या देवी, और जिसका पूरे भारत में महत्वपूर्ण अनुसरण जो है वो किया जाता है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा 10 MCQ। अब बात करते हैं दोस्तों फैक्ट्स ऑफ द डे की। फैक्ट्स ऑफ द डे में हमारा सबसे पहला फैक्ट है कि लता मंगेशकर, ठीक है माफ करिएगा, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया दोस्तों? तो आशा भोसले को किया गया। वहीं दोस्तों हाल ही में जर्मनी का सर्वोच्च सम्मान मिला है किसे? एंजेलिना मार्केल को मिला है। ये जर्मनी की पूर्व चांसलर थी, इनको जर्मनी का सर्वोच्च सम्मान प्रदान किया गया है। HSBC यानी कि हांगकांग एंड संघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किन्हें बनाया दोस्तों? तो क्रिकेटर विराट कोहली को बनाया है। वहीं भारतीय अमेरिकी को यूएस में डिप्टी अंडर सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस नियुक्त किया गया है दोस्तों? किसे? राधा अयंकर प्लम को किया गया है। और आज लास्ट हमारा फैक्ट्स ऑफ द डे है कि भारत डायग्नोस्टिक लिमिटेड के CMD के रूप में नामित किया गया किसे? राधा अयंकर। देखिए ये माफ करिएगा, यहाँ पे इसमें गलत ये हो गया है। चलिए तो दोस्तों ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए, और हाँ जैसा भी मैंने आपसे क्वेश्चंस पूछा है कोशिश करिए उसका कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। चलिए फिर मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।